हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका टाइटल है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके टाइटल को थोड़ा ओवरव्यू करते हैं। टाइटल क्या कह रहा है? व्हाट इज डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी क्या है, एंड व्हाई डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी क्यों जरूरत है, इसकी क्या जरूरत है। इन दोनों पॉइंट्स को हम आगे डील करेंगे, इसके टाइटल को आगे हम डील करेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डील करते हैं। तो सो लेट्स बिगिन। नंबर फर्स्ट है डेमोक्रेसी। जाहिर सी बात है, डेमोक्रेसी होता क्या है? तो इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इज इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म है गवर्नमेंट का, एक इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें जो गवर्नमेंट बनती है, जो सरकार बनती है, वो सीधे लोगों के द्वारा बनती है। अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। द सेकेंड इंपॉर्टेंट वर्ड इज डिक्टेटरशिप। इट मीन्स all the powers are in the hand of a single individual and the dictator is not answerable to anyone। ये डिक्टेटरशिप क्या होता है? ये होता है कि कोई सिंगल पर्सन है जिसके हाथ में सारा पावर है, सारा पोजीशन है, और उससे कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता है और न ही वो किसी को आंसरेबल है। मीन्स एक होल किंगडम का, एक होल कंट्री का सिर्फ वही मालिक है और कोई कुछ नहीं है। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एडोल्फ हिटलर से। नंबर थर्ड, मोनार्की। इट इज सच टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच इज रन बाय आइदर अ किंग और अ क्वीन। तो मोनार्की क्या होता है? तो ये एक तरह का ऐसा गवर्नमेंट है जिसमें राजा या रानी रूल करते हैं और उन लोगों के बाद उनके ही प्रिंस, उनके ही प्रिंसेस रूल करेंगे। नंबर फोर है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनी पर्सन हु इज अबव 18 years of age has right to vote irrespective of their caste, color, religion, etc। ये क्या होता है? तो कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर है, जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो गई है, वो वोट दे सकता है, भले ही वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो या रंग का हो, इससे कोई मतलब नहीं है। पांचवा पॉइंट है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये क्या होता है? तो इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल डू नॉट इलेक्ट देयर रूलर्स एंड हैव नो राइट इन डिसीजन मेकिंग। ये क्या होता है कि ये एक ऐसा फॉर्म होता है गवर्नमेंट का, एक ऐसा सरकार होता है जिसमें जो रूलर होते हैं वो पीपल के द्वारा सेलेक्ट नहीं किए जा सकते हैं और पीपल्स के पास कुछ भी राइट नहीं है उनके खिलाफ। तो इस चैप्टर में टॉपिक्स क्या क्या है हम उसे एक बार देख लेते हैं। तो टॉपिक्स इन द चैप्टर। नंबर फर्स्ट, व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है? फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। उसके अंदर है मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। नंबर थर्ड, वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस चैप्टर। नंबर फोर, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। अगेन, व्हाई डेमोक्रेसी। जैसा कि हमने कहा था कि हम इसके टाइटल को डील करेंगे। तो व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। व्हाई डेमोक्रेसी में आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जो आर्ग्यूमेंट्स है और डेमोक्रेसी के लिए जो आर्ग्यूमेंट्स है हम उसे भी डील करेंगे। उसके बाद है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। से आप लोग देख रहे होंगे यहाँ है व्हाट इज डेमोक्रेसी, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है। उसके बाद भी हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये हो गया इसका डेफिनेशन। एक ऐसा गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट बनती है, जो सरकार बनती है, वो लोगों के द्वारा बनती है और उसमें जो हेड होते हैं वो पीपल होते हैं, वो लोग होते हैं। लेकिन अगर हम लोग थोड़े हिस्ट्री में चलते हैं तो डेमोक्रेसी है क्या? तो जो ये वर्ड है डेमोक्रेसी, द वर्ड डेमोक्रेसी comes from the Greek word democratica। in ग्रीक में डेमोस का मतलब होता है पीपल एंड क्रेटिक का मतलब होता है रूल। इसी से मिलके बना है डेमोक्रेसी। हम लोग जैसे कि अपने एग्जाम्स में देखते हैं तो हम लोगों को हिस्ट्री से ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से सिविक्स, सिविक्स से इकोनॉमिक्स, चारों सब्जेक्ट को मिला के सबको लिंक करके लिखना होता है। अगर कोई हमसे पूछता है डेमोक्रेसी का डेफिनेशन कि भाई डेमोक्रेसी क्या होता है हमें बताओ, तो हम इसमें यह भी बता सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज अ वर्ड विच कम्स फ्रॉम ग्रीक। उस वर्ड का मतलब था डेमोक्रेटिका। इन ग्रीक डेमोस मीन पीपल एंड क्रेटिका मीन्स
रूल, तो इसी से बन के बना डेमोक्रेसी। उसके बाद हम लोग सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, तो क्या है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब इसके फीचर्स क्या हैं, तो वो हम लोग थोड़ा डील करते हैं। फीचर्स है डेमोक्रेसी के कि जो रूलर्स हैं वो इलेक्ट होंगे पीपल के द्वारा। वो हम लोग जानते ही हैं कि जो भी लोग बनेंगे तो वो लोगों के द्वारा ही बनेंगे। डेमोक्रेसी का एक फीचर ये है कि फ्री एंड कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस आर हेल्ड, कि मतलब कुछ भी ऐसा ना हो कहीं माल प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, कभी कुछ कहीं कुछ और हो रहा है, कहीं बूथ कैप्चरिंग हो रहा है, तो ये सब इसमें नहीं आता है। नंबर थर्ड क्या है, ईच अडल्ट irrespective of their religion, education, caste, color, wealth have one vote and one value. Students, this is the most important point. इसे आप एकदम ध्यान से रखिए कि कोई भी इंसान हो जो 18 साल की एज से ऊपर है, भले उसका जाति कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, उसने पढ़ाई कितनी भी की हो या ना की हो, उसका रंग क्या है, उसके पास पैसा है या नहीं है। हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई करोड़पति इंसान है, कोई खरबपति इंसान है, और उसी जगह उसी कंपैरिजन में एक रिक्शा वाला है, एक पुअर है, एक बेगर है। आप लोग कहोगे कि करोड़पति का तो पास काफी पैसे हैं तो उसका वोट काफी ज्यादा होना चाहिए था, तो नहीं, वो करोड़पति भी अगर वोट देता है तो उसके एक वोट का वैल्यू, अगर वो वोट देता है तो उसके वोट का वैल्यू वन ही रहेगा, और एक भिखारी, एक रिक्शा वाला ही वोट देता है तो उसके वोट का वैल्यू वन ही रहेगा। तो सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। उसके बाद का पॉइंट क्या बताता है, द इलेक्टेड रूलर्स टेक डिसीजंस विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन लॉज एंड सिटीजन राइट्स। फिर क्या पॉइंट आता है कि रूल ऑफ लॉ, ये क्या है कि जितना भी इंसान है वो लॉ के अकॉर्डिंग चलेगा। डेमोक्रेसी के फीचर्स हैं। सेकेंड पॉइंट है द राइट्स ऑफ द सिटीजंस मस्ट बी प्रोटेक्टेड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंसान का राइट्स है, जैसे हमारे राइट्स हैं, राइट टू स्पीच, राइट टू इक्वलिटी, वो सारे प्रोटेक्टेड रहेंगे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद का पॉइंट है देयर मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। डेमोक्रेसी में एक स्वतंत्र जुडिशरी होना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये होता है। तो अब हम लोग डील करते हैं मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। इसमें क्या होता है उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, जनरल मुशर्रफ जो कि मिलिट्री रूलर रहते हैं, जो रूल करते हैं पाकिस्तान को 1999 में, इससे हमें काफी इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसी का फीचर पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं आखिर ये है क्या। तो इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री coup in October 1999 and overthrew democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. Later he became president of the country. भाई ये क्या बात हुई कि आपने कुप मिलिट्री कुप को रचा अक्टूबर 99 में और डेमोक्रेसी को हटा दिया और खुद को ही एक चीफ एग्जीक्यूटिव उस कंट्री का बना दिया, और बाद में आप खुद ही को राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बना देते हैं। ये तो डेमोक्रेसी कहीं से नहीं हुई। उसके बाद देखते हैं, तो इन 2002, ध्यान से देखिएगा, इन 2002 ही हेल्ड अ रेफरेंडम, उन्होंने एक रेफरेंडम किया इन द कंट्री विच वाज बेस्ड ऑन माल प्रैक्टिसेस। झूठ, लंद फंद, पूरा माल प्रैक्टिस उसमें हुआ और उसमें पूरा फ्रॉड हुआ, और उनको और 5 साल का उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। भाई ये भी डेमोक्रेसी नहीं है, ना ही वो पहले इलेक्शन हुआ था, ना अभी इलेक्शन हुआ है, और आप खुद ही अपने कार्यकाल को बढ़ाते चले जा रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर पासिंग लॉ, लॉ क्या था, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने कौन सा लॉ पास किया था, तो ये था, आप लोग देखिएगा, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर which gave the president power to dismiss the national and provincial assemblies. Elections were held to the national and provincial assemblies. इस लॉ से परवेज मुशर्रफ को क्या पावर मिला कि वो किसी भी नेशनल प्रोविंशियल असेंबली को डिसमिस कर सकता है। इलेक्शन जो होगा वो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज में होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं, इन दिस केस पाकिस्तान हैज हैड इलेक्शंस, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स have some powers, but the final power rests with military officers and General Musharraf himself. So this should not be called a democracy. तो भाई हमने पहले क्या पढ़ा कि डेमोक्रेसी जो होता है
वो ऑफ द पीपल होता है, बाय द पीपल होता है और फॉर द पीपल होता है। तो इसमें तो कहीं भी पीपल नहीं है। इसमें परवेज मुशर्रफ क्या करते हैं कि कुछ पावर, कुछ पोजीशंस मिलिट्री ऑफिसर्स को देते हैं, लेकिन फिर भी सारा जो कंट्रोल रहता है परवेज मुशर्रफ के पास ही रहता है। तो इसे तो हम डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे। यहां से हमें डेमोक्रेसी का एक इंपॉर्टेंट फीचर मिलता है, वो देखते हैं हम लोग। इन अ डेमोक्रेसी, ये देखिए, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। जो मैंने आपको बताया ये उसी का सार था। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। तो इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट कॉल्ड नेशनल पीपल कांग्रेस। चाइना में भी क्या होता है कि हर 5 साल पे इलेक्शन होता है कि कंट्री को कौन चलाएगा। जैसे इंडिया में हर 5 साल पे होता है, वहां पे भी लगातार हर 5 साल पे इलेक्शन होता है। तो बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो वहां एक पार्टी है जिसका नाम है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। किसी भी इंसान को इलेक्शन लड़ने से पहले उस पार्टी का अप्रूवल चाहिए। जो पार्टी है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, वो जब अप्रूव कर देगी कि हाँ आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, तब वो इंसान इलेक्शन लड़ेगा। उसके बाद क्या होता है कि द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फाउंड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। तो जब भी गवर्नमेंट बनता है तो ये कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा बनता है। हमें यहाँ पे तो शो किया गया कि मतलब वहां 5 साल पे इलेक्शन होते हैं, वहां अप्रूवल लिया जाता है, गवर्नमेंट बनता है, लेकिन वहां एक फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन नहीं होता है। वहां माल प्रैक्टिसेस यूज होते हैं। वहां लगातार एक ही पार्टी है जो लगातार वहां रूल करती जा रही है। ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है कि एक पार्टी रूल कर रही है, लेकिन क्या वो पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है? लोग किसी और को वोट दे ही नहीं रहे हैं? ऐसा बात नहीं है। लोग वोट देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ माल प्रैक्टिसेस से धोखाधड़ी करके उनके वोट को फर्जी बनाकर वही पार्टी हमेशा जीतती है। इसका एक और एग्जांपल है मेक्सिको। हम लोग उसको भी डील करते हैं। सो क्या है, मेक्सिको होल्ड्स इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 years टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। जैसे इंडिया में 5 years के बाद होते हैं, तो मेक्सिको में 6 years के बाद होते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है जो हमें काफी अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए, वो पॉइंट है बट अंटिल, ये देखिए आप, एक मिनट जी, बट अंटिल 2000 every election was won by a party called PRI। पार्टी है जो कि इसका नाम है इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। Opposition parties did contest elections but never managed to win as PRI was known to use many dirty tricks to win elections। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेक्सिको में क्या होता है कि वहां पे भी एक पार्टी है, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। उसके अपोजिशन में भी लोग खड़े होते हैं, लेकिन फिर भी हमेशा से वही पार्टी जीतती आ रही है। इसका सिंगल एक रीजन है क्या, कि वहां पे एक डर्टी माल प्रैक्टिसेस यूज होते हैं। वहां पे गलत तरीके से इलेक्शन कंडक्ट होता है। वहां पे सही जायज वोट नहीं दिया जा सकता है। ये सारे माल प्रैक्टिसेस हैं मेक्सिको के। तो हमें डेमोक्रेसी का एक फीचर हमें क्या सीखना चाहिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन होना चाहिए। इट इज अ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। यहां पे हम क्या पढ़ेंगे कि बोथ द केसेस शुड नॉट बी कॉल्ड एज अ डेमोक्रेसी। तो जो केसेस हैं, दोनों केस जो मैंने चाइना का बताया और यहां तक कि मेक्सिको का बताया, तो दोनों केसेस डेमोक्रेसी नहीं कहलाएंगे। डेमोक्रेसी क्या कहलाएगा, तो भाई वो देखते हैं। चलिए इसे हम थोड़ा बोल्ड करते हैं और देखते हैं कि डेमोक्रेसी कहलाएगा क्या। तो अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लूजिंग। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एकदम ध्यान से इसको देखेंगे हम, ध्यान से। अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन। पहले इतना समझते हैं कि एक डेमोक्रेसी जो है वो एक साफ और सुथरे इलेक्शन में होना चाहिए, जहां कोई भी माल प्रैक्टिसेस ना हो, कोई धोखाधड़ी ना हो, कहीं मसल पावर का यूज ना किया हो, कहीं पैसे का यूज नहीं किया हो। पैसे मतलब प्रचार के लिए पैसे नहीं, वोट खरीदने के लिए, माल प्रैक्टिसेस के लिए पैसे का यूज नहीं किया हो।
उसके बाद है वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर एंड अ चांस ऑफ लूजिंग। जो लोग पावर में है या जो लोग अपोजिशन में, अगर पावर के लोग हैं तो उन्हें डर लगा रहा है कि अगर मैं कुछ गलत काम करूंगा या कुछ करूंगा तो मैं हार सकता हूँ, और अपोजिशन वाले को लोगों को लगा रहा है कि अगर मैं जीतता हूँ और अगर मैं फिर से कुछ गलत काम करता हूँ या मैं कोई गलत काम करता हूँ तो मैं हार सकता हूँ। तो ये था एक डेमोक्रेसी का फीचर। Now proceed to one another most important feature। तो वो फीचर क्या है हम वो भी देख लेते हैं। ये फीचर है 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। ये क्या है भाई, ये बताइए हमें जरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1 पर्सन का मतलब क्या, सिंगल इंसान, एक सिंगल आदमी। अगर एक पर्सन है तो वो एक ही वोट देगा, और एक वोट देगा तो उसका एक ही वैल्यू रहेगा। अब हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं। मान लीजिए कि देश के सबसे बड़े खरबपति जो सबसे अमीर हैं और जो देश में काफी गरीब लोग हैं, पुअर हैं, जो जो बीपीएल से नीचे जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं, बहुत लोगों के मन में होगा कि भाई वो तो खरबपति है, वो देश का सबसे अमीर आदमी है, अगर वो वोट देगा तो उसके वोट का वैल्यू तो 100 होना चाहिए। और जो लोग बीपीएल है, जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, अगर वो लोग वोट देंगे तो उनके वोट का वैल्यू तो एक ही होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, आप भले कितने भी अमीर हो, आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, आप अपर कास्ट से बिलोंग करें या लोअर कास्ट से बिलोंग करें, ये कोई मायने नहीं रखता डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी सबके लिए इक्वल है। आप खरबपति हो या बेगर हो, इट डजेंट मैटर। खरबपति के भी वोट का एक ही वैल्यू गिनाएगा और एक बेगर का भी वोट का एक ही वैल्यू गिनाएगा। तो डेमोक्रेसी का बहुत ही अच्छा फीचर है। वही सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर आर मेनी इंस्टेंसेस ऑफ डिनायल ऑफ इक्वल राइट्स टू वोट। अब उसके बाद हम लोग नीचे का पॉइंट डील करते हैं, तो वो क्या है चलिए वो देख लेते हैं। तो इन सऊदी अरेबिया, ये देखिए सऊदी अरब में क्या था, वुमेन डू नॉट हैव द राइट टू वोट। ये क्या बात हुई भाई, मेल फीमेल दोनों को राइट मिलना चाहिए वोट का, तो डेमोक्रेसी कैसे कहलाएगा। तो सऊदी अरेबिया में क्या है कि वुमेन्स को राइट करने का, वोट करने का कोई राइट नहीं है। तो उसके बाद है इस्टोनिया हैज मेड इट्स सिटीजनशिप rules in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote। अब एस्टोनिया क्या कर रहा है भाई कि आप जो रशियन माइनॉरिटी के जो लोग हैं उन्हें राइट टू वोट में उन्हें डिफिकल्टी होती है, उन्हें दिक्कत होती है। आप तो यहाँ पे डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे तो एक माल प्रैक्टिस यूज हो रहा है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है उसे भी हम लोग थोड़ा गौर से देखेंगे। तो इन फिजी the electoral system is such that the vote of an indigenous Fiji has more value than that of an Indian Fijian। भाई ये तो काफी गलत बात हुई कि मतलब जो इंडिजिनस फिजी है उसके वोट का वैल्यू काफी, मतलब उसके वोट का वैल्यू इंडियन फिजियन के वोट के वैल्यू के बराबर में ज्यादा होगा। ये क्यों भाई, डेमोक्रेसी है, मतलब सबके पास इक्वल है। कोई खरबपति है तो उसका भी वोट का वैल्यू एक है, कोई बेगर है तो उसके वोट का वैल्यू भी एक है। लेकिन यहाँ पे तो आप तो गलत कर रहे हो कि इंडिजीनियस फिजी का वोट का वैल्यू ज्यादा है और इंडियन फिजियन का वोट का वैल्यू कम है। तो ये एक डेमोक्रेसी नहीं हो पाया। ये जो फीचर है डेमोक्रेसी का इससे ये बिलोंग नहीं करेगा। तो वही हमें यहाँ पे बताया है क्या कि इन अ डेमोक्रेसी each adult citizens must have one vote and each क्या है each vote must have one value। यहाँ पे हमें क्या बताता है कि हर अडल्ट सिटीजन यानी जो 18 ईयर के एज से अबव हो चुके हैं उनका 1 वोट का वैल्यू उतना ही है यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं वो देख लीजिए। इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। क्या है ये कि जो लोग 18 साल से ऊपर हैं, ऐसा नहीं कि भाई आप 18 से ऊपर हैं तो आप 10 वोट दे सकते हैं, ये नहीं है। आपको एक ही वोट देना है और आपके एक वोट का वैल्यू एक ही काउंट होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। इट इज अ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी दैट इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। ओके, let's proceed। rule of law and respect for rights। important point क्या है भाई, पॉइंट ये कि रूल ऑफ लॉ, मैं बोल्ड करता हूं, आप देखिएगा कि रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। तो नीचे क्या बताता है, सिंस इंडिपेंडेंस जिम्बाब्वे रूल्ड बाय जानु पीएफ पार्टी।
उसके जो लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे हैज बीन रूलिंग द कंट्री, ही इज पॉपुलर बट ऑल्सो यूजेस अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। ये क्या ये डेमोक्रेसी है? जी नहीं, ये डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि उसके जो लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे, वो क्या करते थे कि इलेक्शंस जीतने के लिए अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज करते थे, वो माल प्रैक्टिसेस यूज करते थे। उसके बाद क्या पॉइंट बताता है कि इलेक्शंस हैव बीन हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वॉन बाय जानू पीएफ। अरे ये क्या बात हुई भाई कि आप इलेक्शन रेगुलरली कंडक्ट करवा रहे हैं, ये तो ठीक है, चलिए ये मानता हूं एक डेमोक्रेसी है, लेकिन हमेशा जानू पीएफ पार्टी जीत रहा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अनफेयर प्रैक्टिसेस का यूज करके जीत रहे हैं, तो ये तो डेमोक्रेसी नहीं है। उसके बाद का पॉइंट क्या बताता है कि अपोजिशन पार्टी वर्कर्स आर हैरेस्ड एंड देयर मीटिंग डिसरप्टेड। ये भी एक माल प्रैक्टिस है कि आप दूसरे पार्टी के वर्कर्स, जो दूसरा पार्टी का वर्कर्स है, आप उसे काम नहीं करने दे रहे हैं, उनके मीटिंग को आप दखल अंदाजी कर रहे हैं, तो ये डेमोक्रेसी कैसे हो गया कि सभी लोगों का तो इक्वल राइट है। उसके बाद क्या पॉइंट बताता है कि पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट आर डिक्लेयर्ड इलीगल। जो पब्लिक जो प्रोटेस्ट करते थे, क्रांति करते थे, उनके खिलाफ जो बोलते थे, तो उसे उन लोगों ने इलीगल बता दिया कि नहीं, जो पब्लिक जो करेंगे हम लोग के खिलाफ तो वो चीज इलीगल है। उसके बाद क्या है, जो कि डेमोक्रेसी का एक स्तंभ माना जाता है, जिसे हम कहते हैं मीडिया। ये पॉइंट आप देखिए, इट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, जस्ट सी इट, मैं इसे बोल्ड करता हूं, जस्ट सी। टेलीविजन एंड रेडियो आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गिव ओनली बाय द रूलिंग पार्टी वर्जन। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को, प्रेस को। यहाँ पे क्या लिखता है कि जो टेलीविजन है, जो रेडियो है, वो गवर्नमेंट के द्वारा रूल किया जा रहा है। भाई ये क्या बात हुई कि तुम जो बोलोगे वो हम छापेंगे, मतलब तुम गलत भी कर रहे हो, तुमको गलत को सही बना। सेकेंड पॉइंट क्या है कि इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स आर देयर बट द गवर्नमेंट हैरेसेस दोज जर्नलिस्ट हु गोस अगेंस्ट इट। ऐसा क्या है जिम्बाब्वे में कि मतलब वहाँ इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं जो सच छापते हैं, लेकिन जो लोग सच छापते हैं उसके खिलाफ गवर्नमेंट एक्शंस लेती है, उन्हें हैरेस करती है। अनदर पॉइंट क्या है कि द गवर्नमेंट हैज इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट्स दैट वेंट अगेंस्ट इट एंड हैज प्रेशराइज्ड जजेस। जो गवर्नमेंट है जिम्बाब्वे की, उसने क्या किया है, जो कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसे भी इग्नोर कर दिया है, तो ये तो बिल्कुल ही डेमोक्रेसी नहीं हुआ। उसी बात के नीचे ये बताता है कि इन दिस केस गवर्नमेंट इज नॉट डेमोक्रेटिक एज देयर इज no citizen, basic rights, no political opposition, no judiciary। बिल्कुल सही बात ये बताता है कि ऐसे केस में जो गवर्नमेंट है वो तो बिल्कुल डेमोक्रेटिक नहीं है, कि वहां पे कोई बेसिक राइट्स नहीं है, कोई पॉलिटिकल अपोजिशन नहीं है, उसके बाद को कोई खिलाफ करने वाला नहीं है, कोई वहां सच्चाई नहीं है, कोई जुडिशियरी नहीं है, तो ये एक तरह से गवर्नमेंट नहीं हुआ। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट को डील करते हैं, तो वो क्या बताता है, A democratic government rule within limits set by constitutional laws and citizens' rights। ये क्या बताता है कि जब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे रूल करती है कि वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ होते हैं, उनके संविधान जो होते हैं और जो सिटीजन के राइट होते हैं, वैसे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल करती है। तो ये एक फीचर ऑफ डेमोक्रेसी है। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वाई डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी क्यों है, जो टाइटल था उसका सेकेंड पार्ट था वाई डेमोक्रेसी, इसकी क्या ज़रूरत है, डेमोक्रेसी क्यों होना चाहिए। तो उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जो कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं हम लोग उसे देखते हैं। तो पहला क्या आर्ग्यूमेंट है कि लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि कोई भी परमानेंट विनर नहीं है, कभी कोई जीत सकता है तो कभी कोई हार सकता है, वो पब्लिक के हाथ में होता है। तो इसमें क्या होता है कि लीडर हमेशा चेंज करते रहते हैं, तो इससे एक इनस्टेबिलिटी बना हुआ रहता है। सेकेंड पॉइंट है डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप ऑफ मोराबिलिटी। क्या बताता है कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोराबिलिटी। डेमोक्रेसी क्या होता है कि एक पूरा तरह का राजतंत्र है और इसमें पूरा एक षड्यंत्र रचा जाता है खुद को जीतने के लिए, और इसमें कोई दया भावना कुछ भी नहीं हो सकता है। देयर इज नो स्कोप ऑफ मोरालिटी, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए उसके बाद क्या है, सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिले। इसमें क्या होता है कि काफ़ी सारे लोग को कंसल्ट करना पड़ता है
पहले अपोजिशन का सहमति लेना पड़ता है और भी सहमति लेने पड़ते हैं, तो किसी भी चीज़ को लागू करने के लिए इसमें डिले लगता है। उसके बाद का क्या पॉइंट है कि इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। जो लोग लीडर होते हैं, जिनको हम चुनते हैं, उन लोगों को पब्लिक का बेस्ट इंटरेस्ट नहीं पता होता, ये लोग क्या चाहते हैं, तो इससे एक तरह का बैड डिसीजन भी होता है। उसके बाद है डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट्स बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। डेमोक्रेसी में एक तरह का करप्शन भी होता है कि लोगों को चुनाव जीतना है तो उसके लिए वो माल प्रैक्टिसेस करते हैं, मनी का यूज़ करते हैं, मसल पावर का यूज़ करते हैं, तो एक तरह से ये भ्रष्टाचार करप्शन भी होता है। उसके बाद का पॉइंट क्या बताता है कि ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। जो आम लोग होते हैं उन्हें ये नहीं पता है कि मतलब मेरे लिए क्या अच्छा है, तो वो लोग कुछ डिसाइड नहीं कर पाते हैं। चलिए अब क्या है आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी के बारे में जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, मतलब जो डेमोक्रेसी फेवर में जो आर्ग्यूमेंट्स है हम लोग वो देखते हैं। यहाँ पे क्या है बताता है कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है वो एक अच्छा गवर्नमेंट होता है क्योंकि वो एक बहुत अकाउंटेबल फॉर्म में होता है। उसके बाद क्या है कि डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी में जो हम लोग का डिसीजन लेते हैं वो किसी सिंगल पर्सन से नहीं होता है, वहाँ सब लोग मिल के जुल के सारा बातचीत करके एक डिसीजन लेते हैं, तो इससे हमें फ़ायदा होता है। उसके बाद तो यहाँ तक हम लोग ने देखा। उसके बाद है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ये बताता है कि जैसे हम लोग जिनको इलेक्ट करते हैं वही हम लोग के बिहाफ पे रूल करते हैं। यहाँ पे पॉइंट बताता है द मेजोरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जो लोगों का मेजोरिटी जिन्हें दिया जाता है वही लोग हमें रूल करते हैं। उसके बाद क्या है कि डेमोक्रेसी कैन अप्लाई टू अ गवर्नमेंट और अ फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है कि डेमोक्रेसी सब पे एप्लीकेबल होगा। ये नहीं कि आप कुछ बड़े बन गए, बड़े ऑफिसर बन गए या फिर आप सरकार में तो आप पे अप्लाई नहीं होगा। आज सभी के लिए डेमोक्रेसी इक्वल है। तो ये था हमारा ये चैप्टर डेमोक्रेसी। इसमें मैं क्लियर हूं कि आप लोगों को व्हाट इज डेमोक्रेसी और व्हाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी है क्या और डेमोक्रेसी होना क्यों चाहिए, ये आपको जरूर पता चल गया होगा। एंड इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। साथ में कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस भी आप लोग डील कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने जो बताया वो उन्हें आप लोग ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद करूंगा कि चैप्टर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू। सो लेट्स बिगिन। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल इक्वालिटी। इसका आंसर है पॉलिटिकल इक्वालिटी मीन्स दैट ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। जैसे कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि वन वोट वन वैल्यू, वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू, सेम यही चीज़ है। पॉलिटिकल इक्वालिटी का मीन्स ये होता है कि जो लोग 18 साल से ऊपर हैं उनके पास एक वोट देने का अधिकार है और उनके एक वोट का एक ही वैल्यू काउंट होगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि विच पार्टी ऑफ जिम्बाब्वे हेल्प इट्स कंट्री टू गेन इंडिपेंडेंस। तो जो जानु पीएफ पार्टी ऑफ जिम्बाब्वे जो है उन्होंने हेल्प किया था जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस के लिए और तब से वही पार्टी यहाँ पे रूल कर रही है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि रॉबर्ट मुगाबे वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, देन जिम्बाब्वे। अगेन वन क्वेश्चन, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसका आंसर है द गवर्नमेंट इन विच पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है कि ऐसा डेमोक्रेसी जिसमें जो लोग होते हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी प्रॉब्लम हुआ, जो भी मैटर हुआ उसमें। फिर क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन टूडेज वर्ल्ड। एज यू ऑल नो कि सबसे कॉमन आज के टाइम में है तो वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 6, विच पार्टी ऑलवेज फॉर्म द गवर्नमेंट इन चाइना। तो उसका आंसर है द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। नंबर 7, नेम द मोस्ट फेमस पॉलिटिकल पार्टी ऑफ मेक्सिको, देन इट्स आंसर इज इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, जैसा हम लोग ने पढ़ा भी था। फिर नंबर 8, विथ व्हाट मोटिव डिड जनरल परवेज मुशर्रफ इशू अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इन 2002। इट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उसका आंसर था द मोटिव वाज टू इंश्योर दैट ही हैड द अल्टीमेट पावर टू डिसाइड हाउ ही वांटेड पाकिस्तान टू बी रूल्ड। तो ये तो एक तरह का डिक्टेटरशिप हो गया कि भाई साहब यहाँ तो डेमोक्रेसी है नहीं, आप तो डिक्टेटरशिप में कर रहे हो हमें रूल। उसके बाद से क्या क्वेश्चन, डू द वुमेन ऑफ सऊदी अरेबिया हैव द राइट टू वोट। तो टिल 2011
यानी 2011 तक उन लोगों के पास कोई भी राइट नहीं था वोट करने का, बट अभी उन लोगों के पास राइट है। फिर है क्वेश्चन कि डिफाइन द टर्म डेमोक्रेसी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूल ओवर द कंट्री इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। वहां जो भी है तो सब सारे लोग ही हैं। अगेन क्वेश्चन, हाउ डेमोक्रेसी अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जस्ट सी इट। हाउ डेमोक्रेसी अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। इसका आंसर है इन डेमोक्रेसी there is space for public discussion on government's mistake and there is a room for correction. फिर नंबर 12, how democracy enhances the dignity of citizens. Then democracy is based on the principle of political equality, on recognizing that the poorest and the past educated has the same. ये काफी अच्छा पॉइंट है डेमोक्रेसी का। उसके बाद नंबर 13 है कि व्हाट वाज लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जनरल परवेज मुशर्रफ क्या किए थे कि पहले वो चीफ एग्जीक्यूटिव बने पाकिस्तान के और फिर उन्होंने अपने आपको प्रेसिडेंट बना लिया और फिर उन्होंने एक ऑर्डर पास किया था, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, जिसमें क्या था कि वो किसी भी नेशनल प्रोविजनल असेंबली को डिसमिस कर सकते थे। उसके बाद नंबर 14 है क्वेश्चन, राइट आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। ये दो क्वेश्चन जो है, राइट्स arguments against democracy and write some arguments in favor of democracy. These both are very important question. तो चलिए देख लेते हैं कि there is instability as leaders keep changing, क्योंकि यहाँ पे instability है, no one is complete winner और complete loser, कभी भी कोई भी चेंज हो सकता है। उसके बाद है कि there is political competition and power play। यहाँ पे एक तरह का राजतंत्र है, एक तरह से षड्यंत्र रचा जाता है कि मुझे जीतना है, मुझे बनना है। उसके बाद है कि देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। यहाँ पे कोई दया, भावना, करुणा की कोई गुंजाइश नहीं है। यही कुछ पॉइंट्स हो गए राइट आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। अब पॉइंट देखते हैं, राइट सम आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है? इट इनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, इट इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये डिसीजन मेकिंग का क्वालिटी को और बढ़ा देता है। इट हैज़ वाइड स्कोप टू डील विद डिफरेंसेज, मतलब काफ़ी जो भेदभाव होते हैं उससे ये डील करने में काफ़ी मदद करता है। तो ये सारे थे कुछ आर्ग्यूमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज इलेक्टोरल सिस्टम इन फिजी। तो वहाँ क्या था? तो वहाँ भी एक तरह का माल प्रैक्टिस चलता है, वहाँ भी एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है कि इन फिजी द वोट ऑफ एन इंडिजिनियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू देन दैट ऑफ एन इंडियन फिजी। ये क्या बात हुई भाई? मतलब इंडिजिनियस फिजी का वोट का ज़्यादा वैल्यू है एक इंडियन फिजी के मुकाबले, तो ये तो डेमोक्रेसी नहीं हुआ। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द डेमोक्रेटिक सिस्टम इन चाइना विथ मेक्सिको। हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है कि कंपेयर द डेमोक्रेटिक सिस्टम इन चाइना विथ मेक्सिको। तो पहले हम लोग चाइना का देखते हैं। तो चाइना में क्या बताता है? चाइना बताता है कि इन चाइना द इलेक्शन डू नॉट ऑफर पीपल एनी चॉइस। वहाँ कोई चॉइस ही नहीं मिलता उन लोगों को। कहने के लिए डेमोक्रेसी है बट कोई चॉइस नहीं उन लोगों के पास। सेकंड पॉइंट क्या है कि दे हैव टू चूज द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट्स अप्रूव्ड बाय इट। उन लोग को यही चूज करना है। ये देखिए भाई, ये तो डेमोक्रेसी नहीं है जहाँ पीपल का कुछ रोल ही नहीं है, आप लोग अपने से कर रहे हो, बस ये शो करते हो कि डेमोक्रेसी है, लेकिन ओरिजिनलिटी में एक डेमोक्रेसी नहीं है। अब मेक्सिको में क्या होता है वो देखते हैं। मेक्सिको में होता है कि द पीपल इन मेक्सिको सीम टू हैव चॉइसेस बट प्रैक्टिकली दे डो नॉट हैव एनी चॉइस। वहाँ दिखता है कि चॉइस है बट वहाँ पे कोई चॉइस नहीं रहता है। उसके बाद क्या है कि देयर वाज नो वे दैट द रूलिंग पार्टी वुड बी डिफीटेड इवन इफ द पीपल वर अगेंस्ट इट। वहाँ पे कोई चांस ही नहीं है कि रूलिंग पार्टी वहाँ की हारेगी अगर लोग उसके विरुद्ध हैं फिर भी। फिर हम देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाउ डज डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे कि इन डेमोक्रेसी कंसल्टेशन एंड कंसेंट ऑफ ऑल इज इंपॉर्टेंट, both rich and poor have equal right, so all these and consulted in decision making there is less chance of irresponsible decision। ये क्या बताता है कि डेमोक्रेसी में सबसे सारा विचार किया जाता है, विमर्श किया जाता है, उसके बाद किसी चीज़ का डिसीजन लिया जाता है। इसलिए कहा गया है कि इसमें इरिस्पॉन्सिबल डिसीजन का कम चांसेस होते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन क्या देता है कि सम एग्जाम्पल ऑफ कंट्रीज दैट डू नॉट प्रोवाइड राइट टू वोट। तो उसका एग्जाम्पल हो गया, क्या हो गया एग्जाम्पल्स? सऊदी अरेबिया, इस्टोनिया एंड फिजी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या फिर क्वेश्चन देता है कि हाउ डिड परवेज मुशर्रफ इस्टेब्लिश हिज रूल इन पाकिस्तान। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देख लेते हैं कि मुशर्रफ अटेम्प्टेड अ मिलिट्री कूप, ही ओवरथ्रू अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ ऑफ पाकिस्तान। ये उन्होंने पहला काम किया था। लेटर ही चेंज द डिग्नेशन एंड बिकेम द प्रेसिडेंट इन 2002। पहले वो क्या किए कि पहले वहाँ के चीफ बने, चीफ एग्जीक्यूटिव बने, और 2002 में खुद ही को वो प्रेसिडेंट बना लिए। और उसके बाद उन्होंने एक अमेंडमेंट क्या किया कि लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, उस ऑर्डर में क्या था कि वो किसी भी नेशनल और प्रोविजनल असेंबली को डिसमिस कर सकते थे। फिर नंबर 22 क्वेश्चन क्या है कि अंडर व्हाट कंडीशन इज अ गवर्नमेंट रन आफ्टर द इलेक्शन। तो इसका आंसर है अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू वॉट एवर इट लाइक्स बिकॉज इट हैज़ टू विन इलेक्शन, इट हैज़ टू फॉलो द बेसिक रूल्स। उसके लिए भी रूल्स एंड गाइडलाइंस है, वो नहीं कर सकते वो जो चाहे वो, उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स के हिसाब से ही चलना होगा। इट हैज़ टू प्रोवाइड सम गारंटीज टू द पुअर सेक्शन एंड द माइनॉरिटीज। Every major decision has to be discussed among the representatives. Every office bearer has certain rights and responsibilities. Each of these is accountable to the people. इसमें क्या है कि जो भी ऑफिसर होंगे सबके पास एक सर्टेन राइट है, सबके पास एक जिम्मेवारी है, और गवर्नमेंट को एक गारंटी देना होगा गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को, माइनॉरिटीज को कि हम आपके लिए काम करेंगे। तो इसलिए इसे कहा गया है, ये सब कंडीशंस होते हैं गवर्नमेंट इलेक्शन जीतने के बाद क्या क्या करेगी। और क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है वो देखते हैं। इन अ डेमोक्रेसी नो वन इज परमानेंट विनर और लूजर, वाई? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डेमोक्रेसी में कोई भी हमेशा के लिए विजेता या हमेशा के लिए हारा हुआ क्यों नहीं हो सकता है। तो इन अ कंट्री दे आर डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, डिफरेंट कम्युनिटीज लिव टुगेदर, गवर्नमेंट टेक डिफरेंट वेज ऑफ पावर शेयरिंग, पहला पॉइंट ये हो गया। और देयर कैन बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ड्यू टू दिस वेरिएशन इन अ सोसाइटी। ऐसा हो सकता है कि किसी पार्टी ने 5 साल रूल किया, लोगों को वो पार्टी पसंद नहीं आई, उनका काम अच्छा नहीं लगा, उन्होंने सेकंड पार्टी को वोट किया, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में सारा पावर पीपल के हाथ में होता है, वो जिसको चाहे जिता सकते हैं, जिसको चाहे हरा सकते हैं। सो इट इज़ नोन एज डेमोक्रेसी। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि पहले हम लोगों ने इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखा, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखा, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे, ये सारा कुछ हम लोगों ने देखा। आई थिंक कि इतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो आप लोगों का काफ़ी सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, काफ़ी नॉलेज आ जाएगी, और इसका जो PDF है वो आपको मिल जाएगा। तो तब तक के लिए थैंक